एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। वो सभी एक दूसरे का ख्याल रखते और एक दूसरे की मदद किया करते थे। उनमें से एक खरगोश भी था। खरगोश हमेशा की तरह अपने भोजन की तलाश में निकलता है। आज तो बहुत भूख लगी है, खूब सारे गाजर खाऊंगा। बहुत ढूंढने के बाद भी खरगोश को गाजर नहीं मिलते हैं। वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसके पास बिल्ली आती है। अरे खरगोश, क्या हुआ? इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं बिल्ली, कई सालों से बारिश न होने की वजह से जंगल सूखता जा रहा है। मैं दिन भर से गाजर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन देखो जरा, धीरे धीरे सब खत्म होता जा रहा है। खरगोश ये कह ही रहा होता है कि तभी उसे हिरनी की आवाज आती है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो खरगोश, लेकिन इसका कोई तो उपाय होगा। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम पर मुसीबत आ जाएगी। तुम लोग फिक्र मत करो, हम कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। ये कहकर बिल्ली और हिरनी वहाँ से चले जाते हैं। अब खरगोश कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर पेड़ की शाखाओं पर पड़ती है। खरगोश देखता है कि उस पेड़ के पत्ते एक जैसे नहीं थे। खरगोश उन्हें ध्यान से देखता है और खुद से कहता है, ये क्या? ऐसा तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। इस पेड़ पर तो हर किस्म की पेड़ की पत्तियां हैं। भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है? खरगोश ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसे पेड़ में से आवाज आती है। ये बिल्कुल मुमकिन है खरगोश। जिस ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई, जंगल, पहाड़, हवा और पानी बनाए, उसके लिए मुझे बनाना कौन सी बड़ी बात है। अरे वाह, बोलने वाला पेड़, कहानी में नया ट्विस्ट। आइए दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है। क्या तुम बोल भी सकते हो? हाँ, मैं सभी बीजों से उगने वाला पेड़, सर्वबीज वृक्ष हूँ। मैं अपनी शाखाओं और जड़ों में हर तरह के फल उगा सकता हूँ और मैं अपने जादू से अच्छे लोगों की विश को पूरी भी करता हूँ। खरगोश ये सुनकर बहुत हैरानी से कहता है, तो क्या तुम गाजर भी उगा सकते हो? हाँ बिल्कुल, मेरी जड़ों के पास खोदो, तुम्हें गाजर मिल जाएंगे। खरगोश ये सुनकर बिना देर किए पेड़ के नीचे खोदने लगता है। थोड़ा सा खोदने के बाद ही उसे पेड़ की जड़ों में बहुत सारे गाजर मिलते हैं। ये देखकर खरगोश खुशी से उछल पड़ता है और पेड़ से कहता है, अरे वाह, इतने सारे गाजर! थैंक यू जादुई पेड़, तुम तो बहुत अच्छे हो। ये कहकर खरगोश पेट भरकर गाजर खाता है और सारे जानवरों को जादुई पेड़ के बारे में बताता है। जिसके बाद सारे जानवर रोज खुशी खुशी अपने पसंदीदा फल और पत्तियां खाने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जादुई पेड़ बहुत दुखी होता है। तभी खरगोश उसके पास आता है और कहता है, अरे जादुई पेड़, आज तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? मुझे तुम सबसे कुछ जरूरी बात करनी है दोस्त। जाओ और जाकर सभी जानवरों को यहाँ बुला कर लाओ। खरगोश सबको बुला कर लाता है, जिसके बाद जादुई पेड़ उन सबसे कहता है, प्यारे दोस्तों, मेरा समय काल पूरा हो चुका है। अब मेरे जाने का समय आ गया है। मुझे तुम सबका दोस्त बनकर बहुत मजा आया। मुझे ईश्वर ने जितनी विश पूरी करने का लक्ष्य दिया था, अब उसे पूरा होने में सिर्फ 3 विशेष बाकी है। आप सब आपस में बात कर लो और मुझे अपनी 3 विशेष बताओ, जिसे पूरा करने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर सभी जानवर उदास हो जाते हैं, क्योंकि वो सभी पेड़ से बहुत प्यार करते थे और उसे जाने नहीं देना चाहते थे। इसलिए कोई भी विश नहीं मांगता। जिसके बाद पेड़ उन्हें समझाते हुए कहता है, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा जाना निश्चित है। अगर तुम ये 3 विश नहीं मांगोगे तो मेरा लक्ष्य अधूरा रह जाएगा और ईश्वर के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए आप अपनी विश पूरी करिए और खुशी खुशी मुझे विदाई दीजिए। पेड़ के समझाने पर जानवर विश मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद बंदर विश मांगता है,
मेरी ये विश है कि हमारे जंगल में हर साल बारिश हो, जिससे ये जंगल कभी बंजर ना हो सके। पेड़ बंदर की विश पूरी कर देता है, जिसके बाद लोमड़ी की बारी आती है और लोमड़ी कहती है, मेरी विश ये है कि शिकारी इस जंगल में कभी ना आए, जिससे हम जानवर सुरक्षित और निडर होकर रह सकें। अब आखिरी विश बची है। देखते हैं कि ये विश कौन मांगेगा और विश में क्या मांगेगा। चलिए बिना देरी किए देखते हैं कि आगे क्या होता है। पेड़ लोमड़ी की विश पूरी कर देता है और अब खरगोश की बारी थी। खरगोश थोड़ी देर सोचता है और कहता है, मुझे एक बीज चाहिए। क्या तुम्हें सिर्फ एक बीज चाहिए? हाँ, मुझे सिर्फ एक बीज ही चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो कहो, कौन सा बीज चाहिए तुम्हें? सर्व बीज, मुझे सर्व बीज चाहिए। पेड़ खरगोश की होशियारी पर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम बहुत होशियार हो मेरे दोस्त। किस तरह तुमने मेरा लक्ष्य भी पूरा करवा दिया और मुझे फिर से प्राप्त भी कर लिया। मैं तुम्हारी विश पूरी करता हूँ। इस तरह पेड़ खरगोश को सर्व बीज देता है और फिर एक तेज रोशनी के साथ वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके बाद सभी जानवर मिलकर उसी जगह पर सर्व बीज को गाड़ देते हैं और रोज उसमें पानी देने लगते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है, लेकिन सर्व बीज का पौधा मिट्टी से बाहर नहीं आया था, जिस वजह से सारे जानवर चिंतित होकर आपस में बात करते हैं। इतने दिन हो गए, अभी तक तो पौधा बाहर आ जाना चाहिए था। क्या हम जादुई पेड़ को वापस नहीं ला सकेंगे? अरे नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या तुम भूल गए कि हमारे प्यारे जादुई पेड़ की पूरी की हुई विश कभी खाली नहीं जाती। हमें थोड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए और रोज नियमितता से पानी डालना चाहिए। आज नहीं तो कल हमारा प्यारा जादुई पेड़ हमारे सामने होगा। ये कहकर खरगोश और जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और एक दिन जंगल में बहुत बड़ा तूफान आता है, जिससे सभी जानवरों के घर बर्बाद हो जाते हैं और पहाड़ की चट्टानें टूटकर जंगल की ओर लुढ़कने लगती हैं। सभी जानवर डर जाते हैं और इकट्ठा होकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उनका ध्यान जादुई पेड़ के बीज पर जाता है। ओहो, क्या होगा पेड़ का? क्या वो लोग उसे बचा पाएंगे? चलिए देखते हैं। हम उसे छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? क्या किसी ने खरगोश को देखा है? ये सुनते ही सब समझ जाते हैं कि खरगोश जादुई बीज के पास गया है। सभी उस ओर भागने लगते हैं और जैसे ही वो खरगोश के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक बड़ी चट्टान उनकी ओर तेजी से आ रही है और जैसे ही वो उन पर गिरने वाली होती है, तभी अचानक सब एकदम से थम जाता है और चट्टान भी जहाँ थी वहीं हवा में रुक जाती है। सारे जानवर डर से बंद अपनी आँखों को जब खोलते हैं तो देखते हैं कि तूफान रुक चुका है और खरगोश अपनी कमर पर हाथ रखे सर्व बीज की तरफ देख रहा है। जैसे ही वो लोग वहाँ देखते हैं तो खुशी से उछल पड़ते हैं। उनके जादुई पेड़ का नन्हा पौधा अब जमीन से बाहर आ चुका है। खरगोश उसके पास जाता है और कहता है, मुझे पूरा यकीन था कि तुम जरूर आओगे मेरे प्यारे दोस्त। जादुई पेड़, हमने तुम्हें बहुत मिस किया। इस तरह से जंगल में जादुई पेड़ वापस आ जाता है और सभी झूमने गाने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें एक होकर रहना चाहिए और सबका भला करने की सोच रखनी चाहिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमें उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। प्यारे दोस्तों, अक्सर हम लोगों को दूसरों की जिंदगी बहुत अच्छी लगती है और अपनी जिंदगी बेकार। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी ही है।
जहाँ एक मोर भगवान शिव से न्याय मांगने जाता है। पर वो ऐसा क्यों करता है, चलिए मिलकर देखते हैं। एक दिन मोर जंगल में घूम रहा होता है। पीछे से दो शिकारी आते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। मोर को ये बात समझ में आ जाती है कि कोई उसे पकड़ रहा है। वो बहुत तेजी से भागने लगता है। दोनों शिकारी कूदकर उसे पकड़ लेते हैं और मोर के 5-6 पंख खींच लेते हैं। उससे मोर को बहुत दर्द होता है और वो एक जगह छुप जाता है। वहां उसे एक बगुला मिलता है। बगुले, तुम्हारी जिंदगी तो बहुत अच्छी है, तुम्हें तो किसी भी बात का कोई दुख नहीं है। ऐसा नहीं है मोर, जीवन में सबको कुछ ना कुछ दिक्कत तो होती ही है, लेकिन वो दिक्कत हमें अपनानी पड़ती है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मैं बगुला बन जाऊं। तुम कुछ उपाय बताओ ना, ताकि मुझे कोई तंग ना करे। ये क्या बात कर रहे हो? शिव जी ने हमें जैसा बनाया है, हमें वैसे ही अपने आप को स्वीकार करना होता है। और अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो जाकर उनसे ही बात करो ना। तुमने सही कहा, मैं आज भगवान शिव के पास ही जाकर उनसे अपनी बात करूंगा। मोर उड़ता हुआ भगवान शिव जी के पास चला जाता है और हाथ जोड़कर भगवान शिव जी से न्याय की गुहार लगाता है। प्रभु, मेरी मदद कीजिए। मैंने सुना है कि आप अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरी करते हैं, तो मेरी भी इच्छा पूरी कर दीजिए भगवान। मोर ये कहकर उदास हो जाता है। मोर को उदास देखकर भगवान शिव उससे पूछते हैं, क्या हुआ मोर? तुम कैलाश पर कैसे आ गए? ऐसी क्या समस्या है? बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? मोर भगवान शिव को अपनी सारी बातें बताता है। प्रभु, मैं आपसे न्याय मांगने आया हूँ। न्याय? कैसा न्याय? बताओ, किसने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है? किस्मत ने। मैं किस्मत से एक मोर हूँ। लोग मेरी सुंदरता देखते हैं और मुझे पकड़ने के लिए, मेरे पंख को तोड़ने के लिए मुझे चोट पहुंचाते हैं। प्रभु, मुझे आपसे न्याय चाहिए। अच्छा, तो तुम ही बताओ, इस समस्या का क्या समाधान है? तुम क्या चाहते हो? प्रभु, आप मुझसे पूछ ही रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बगुला बना दीजिए, ताकि मेरे जीवन की समस्याएं खत्म हो जाए। मोर, एक बार तुम बगुले से जाकर पूछो कि वो अपने जीवन में कितना खुश है। अगर उसके बाद भी तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें बगुला बना दूंगा। ठीक है प्रभु, जैसा आप बोले। मोर उड़ता हुआ बगुले के पास जाता है, पर तभी वो देखता है कि बगुला घायल अवस्था में पेड़ पर बैठा था। उसके शरीर से खून निकल रहा था। तब मोर बगुले को बोलता है, बगुले, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? क्या बताएं मोर भाई, हमारे साथ तो आए दिन ऐसा होता ही रहता है। मुझे तो लगा था तुम्हारे जीवन में कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं भी तुम्हारे जैसा बन जाऊं तो मजा ही आ जाए। आज मैं भगवान शिव से कहकर आया हूँ कि मुझे बगुला बनना है, पर तुम्हारी हालत देखकर तो अब मुझे डर लग रहा है। दोस्त, जीवन किसी का आसान नहीं होता। किसी के जीवन में क्या कष्ट है सिर्फ वही जानता है। हमारा तो कोई भी कभी भी शिकार कर लेता है। कम से कम तुम उससे तो अच्छे हो। तुम्हें कोई ज्यादा से ज्यादा कैद ही करेगा, शिकार तो नहीं करेगा ना। देखो, लोगों ने मेरी हालत क्या से क्या कर दी है। मोर सोच में पड़ जाता है और बगुले की मरहम पट्टी करवा कर वापस से शिव जी के पास चला जाता है। शिव जी के पास जाने से पहले वो एक कोयल को गाते हुए देखता है और ये देखकर उसके मन में ख्याल आता है कि उसे अब बगुला नहीं कोयल बनना है। भगवान, मुझे बगुला नहीं बनना, आप मुझे कोयल बना दो। मुझे लगता है वही सही है। बगुले का जीवन तो मेरे से भी ज्यादा कष्ट वाला है, तो मुझे कोयल ही बनना है। आखिर ये मोर करना क्या चाहता है? ये अपने आप को स्वीकार क्यों नहीं कर रहा? क्यों इसे दूसरों की जिंदगी ज्यादा अच्छी लग रही है? क्या इसे अपनी गलती का एहसास होगा, या फिर ये मोर की जगह कोई और पक्षी बन जाएगा? चलिए मिलकर देखते हैं। अच्छा, पहले जाओ और एक बार कोयल से पूछ कर आओ कि वो अपने जीवन में कितनी सुखी है। मोर उड़ता उड़ता फिर कोयल के पास पहुंच जाता है। कोयल बहन, तुम्हें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तुमसे तो सभी खुश रहते हैं और तुम्हारी आवाज भी इतनी मधुर है। अब मैं तुम्हारे जैसा ही बनूंगा। मोर, तुम्हें क्या पता, मेरी आवाज ही तो सुरीली है, मगर मेरा रंग तो इतना काला है। मैं तो रात के अंधेरे में दिखती भी नहीं हूँ, और तुम तो इतनी सुंदर हो और तुम्हारी आवाज भी बहुत अच्छी है। फिर तुम काला रूप क्यों चाहते हो? मोर फिर से शंका में पड़ जाता है और वापस से शिव जी के पास चला जाता है।
प्रभु, ना मुझे अब बगुला बनना है और ना ही कोयल। मैं तो तोता बनना चाहता हूँ। वो बहुत अच्छा होता है और सब उसे प्यार भी करते हैं। फिर शिव जी उसे वही बातें कहते हैं और मोर उड़ता हुआ तोते के पास जाता है। तोते भाई, तुम्हारा तो जीवन बहुत सुखी है। सब तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हें पालते भी हैं और खाने को अच्छा अच्छा भी देते हैं। कम से कम तुम तो अपने जीवन में सुखी होगे ना। उसे पालना नहीं कहते मोर भाई, उसे जबरदस्ती कैद करना कहते हैं। लोग हमें कैद करते हैं, बाजार में बेच देते हैं, फिर वहाँ से कोई और हमें शौक के लिए हमें खरीदता है। फिर हमें सिर्फ उन्हीं के हिसाब से चलना होता है। कुछ लोग तो सही होते हैं, पर कुछ लोग तो बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं, कैदी की तरह जिंदगी भर रखते हैं। मेरे से तो ज्यादा तुम्हारा जीवन ही सही है। मोर वापस से उड़ता उड़ता शिव जी के पास चला जाता है। शिव जी, आपने सही कहा था, कोई भी अपने जीवन में खुश नहीं है। किसी न किसी में कोई ना कोई कमी तो है ही और हमें उन कमियों के साथ ही जीना पड़ता है। अब मुझे ना तो कोयल बनना है और ना ही बगुला और ना ही तोता। मैं जैसा हूँ अपने जीवन में खुश हूँ और अब जो भी कठिनाइयाँ आएंगी मैं उसका सामना खुशी खुशी करूँगा। प्रिय मोर, मैं तुम्हें यही बात तो समझाना चाह रहा था कि हम जैसे हैं हमें वैसे ही खुश रहना चाहिए, ना कि दूसरों से अपनी तुलना करनी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भगवान ने हमें जैसा भी बनाया है, हमें उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए, ना कि औरों से अपनी तुलना करनी चाहिए। हर इंसान की अलग खूबी होती है, तो हमें अपनी खूबी को पहचान कर उसे अपनी ताकत बनानी चाहिए। बालीपुर गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम हरीश था। हरीश के 3 बेटे थे। हरीश की अब उम्र हो गई थी, इसलिए वो अब खेतों में काम नहीं कर पा रहा था। उसने जब अपनी पत्नी कुंती को ये बात बताई तो उसकी पत्नी ने कहा, आपको काम का बोझ अब तीनों बेटों में बांट देना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो, लेकिन एक समस्या है। खेतों की जिम्मेदारी किसे दूं यह समझ में नहीं आ रहा है। हमारा कौन सा बेटा इतना होनहार है कि उसे खेत की जिम्मेदारी दी जा सके, ये कैसे पता लगाया जाए? क्यों ना आप तीनों बेटों की परीक्षा ले। जो परीक्षा में खरा उतरे उसे ही खेतों की जिम्मेदारी दे दीजिएगा। इससे बाकी बेटों को भी मलाल नहीं होगा, क्योंकि हम सबको मौका दे रहे हैं। जो लायक होगा उसे ही जिम्मेदारी मिलेगी। बहुत सही सुझाव है कुंती, मैं ऐसा ही करता हूँ। अपनी पत्नी की बात मानकर हरीश अगली ही सुबह अपने तीनों बेटे कमलेश, महेश और दिनेश को बुलाता है और उनसे कहता है, बेटा, मैं तुम तीनों से कुछ बात करना चाहता हूँ, एक अहम मसले पर, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। जी पिताजी, बताइए क्या मसला है? जैसा कि तुम देख रहे हो, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मुझसे अब और खेतों में काम नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा है कि तुम्हें खेतों की जिम्मेदारी दे दूँ। अब मुझे तुम तीनों बताओ, इस बारे में तुम्हारे क्या विचार है? आपने बिल्कुल ठीक सोचा है पिताजी, मैं इसके लिए तैयार हूँ और घर का बड़ा बेटा भी हूँ, इसलिए आप मुझे ये जिम्मेदारी दे सकते हैं। पिताजी, मैं इस जिम्मेदारी के लिए बहुत मेहनत करूँगा और आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँगा। अगर आप चाहे तो यह जिम्मेदारी मुझे दे सकते हैं, मैं इसके लिए तैयार हूँ। पिताजी, मैं भी ये जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। अगर आप इसके लिए मुझे चुनते हैं तो मैं वादा करता हूँ आपको निराश नहीं करूँगा। बाकी आप जैसा ठीक समझे। जिम्मेदारी किसे देनी है इस बात का फैसला मैं खुद करूँगा। अभी तुम लोग जाओ, कल सुबह मुझसे आकर मिलना। तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह हरीश ने उन तीनों बेटों को गाय के पास एक के बाद एक बुलाया और बाड़े की तरफ इशारा करते हुए उनसे कहा, इस बाड़े में 3 जादुई गाय हैं। मैं तुम्हें एक एक गाय दे रहा हूँ। तुम तीनों को गाय पालनी है और साथ ही खेतों पर भी काम करना है। तुम तीनों में जो सबसे ज्यादा ईमानदार, मेहनती और काबिल होगा, 10 दिन बाद उसकी गाय सोने की बन जाएगी और खेत उसी बेटे को दे दिए जाएंगे। ये कहकर हरीश ने तीनों बेटों को एक एक गाय की रस्सी थमा दी और 10 दिन का समय दिया, जिसके बाद उसके तीनों बेटे अपनी अपनी गाय लेकर खेत में चले गए।
तीनों को गाय का भी ख्याल रखना था और खेतों पर काम भी करना था। आखिर कौन होगा वो जिसे जिम्मेदारी मिलेगी? इस बात का पता तो कहानी देखकर ही पता चलेगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होता है। 2 दिन तक तीनों ध्यान से काम करते हैं और गाय का भी अच्छे से ख्याल रखते हैं। लेकिन तीसरे दिन से कमलेश और महेश को गाय की सेवा करने और खेत में काम करने से चिढ़ होने लगती है। अरे ये क्या काम दे दिया पिताजी ने भी। दिन भर मजदूरों की तरह काम करो और गाय को नहलाओ, उसका गोबर साफ करो। मैं तो परेशान हो गया हूँ। एक काम करता हूँ, आराम ही कर लेता हूँ। यहाँ पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। कितनी अच्छी हवा चल रही है। वहीं दूसरी तरफ महेश भी खेतों का काम रोककर आराम करने लगता है और गाय को चारा खिलाते हुए कहता है, पता नहीं पिताजी भी क्या करना चाहते हैं। जब गाय सोने की हो सकती है तो उसके लिए इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हैं। ऐसे ही काम करता रहा तो सूख कर काटा हो जाऊंगा और खा खा कर मोटी हो जाएगी ये गाय। बताओ जरा, गाय की फिक्र है लेकिन अपने बेटों की जरा भी फिक्र नहीं। भेज दिया इतनी तेज धूप में। कमलेश और महेश ने बिल्कुल भी काम करना बंद कर दिया। वो दिन भर बैठकर गाय को चारा खिलाते रहते। लेकिन तीसरा बेटा दिनेश पूरी ईमानदारी से काम करते हुए गाय की भी सेवा करता और खेती करते हुए बुवाई करने भी जाता। ये काम तो पूरा हो गया, अब बुआई कर लेता हूँ। ये लो प्यारी गाय, तुम जब तक ये चारा खाओ, मैं आता हूँ बुआई करके। इस तरह हरीश के दिए हुए 10 दिन बीत जाते हैं। अब तीनों बेटों की हरीश से मिलने की बारी थी। कमलेश सोचता है, मैंने ठीक से काम नहीं किया और ना ही पिताजी के कहे अनुसार गाय सोने की बनी। यानी अब ज़मीन तो मुझे मिलने से रही। अगर ज़मीन को पाना है तो गाय को सोने की बनाना ही होगा। लेकिन ये होगा कैसे? एक काम करता हूँ, गाय पर सुनहरा रंग कर देता हूँ जिससे देखने में सोने की लगेगी और पिताजी इसे सोने की समझकर शर्त के अनुसार ज़मीन मेरे नाम कर देंगे। हाँ, यह ठीक रहेगा। वहीं दूसरी ओर महेश की भी गाय सोने की नहीं हुई थी, जिससे वो परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अरे ये गाय तो सोने की हुई ही नहीं, अब मेरा क्या होगा? ऐसे तो पिताजी मुझे कुछ भी नहीं देंगे। कुछ करना होगा। क्यों ना बाकी भाइयों का भी हाल चलकर देखा जाए। जाकर देखता हूँ कि आखिर किसकी गाय सोने की हुई है। ये कहकर महेश अपने भाइयों को देखने चला जाता है, जहाँ वो छुपकर सबसे पहले दिनेश को देखता है, जो खेतों में काम कर रहा था। महेश की नजर जब दिनेश की गाय पर जाती है तो वो देखता है कि दिनेश की गाय भी सोने की नहीं हुई थी। ये देखकर उसे थोड़ी तसल्ली मिलती है। वो थोड़ी चैन की सांस लेते हुए खुद से कहता है, चलो बढ़िया है, दिनेश की गाय तो सोने की हुई ही नहीं। अब जाकर कमलेश भैया की गाय देखता हूँ। ये कहकर महेश कमलेश को देखने जाता है, जहाँ वो देखता है कि कमलेश अपनी गाय को सुनहरा रंग कर रहा है। ओह, तो ये बात है। कमलेश भैया तो खिलाड़ी निकले। गाय सोने की नहीं हुई तो रंग लगा दिया। वैसे तरकीब अच्छी है, मैं भी अपनी गाय को सुनहरा रंग कर देता हूँ। हरीश के बेटों की चालाकी क्या उनके काम आएगी? क्या हरीश उन्हें जिम्मेदारी देगा? आइए जानने के लिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। महेश खेत में वापस आकर अपनी गाय को भी सुनहरा रंग कर देता है और गाय को लेकर पिताजी के पास बताई गई जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर हरीश पहले से ही मौजूद था। महेश को आता देख वो कहता है, आओ महेश, बताओ क्या क्या किया तुमने 10 दिनों में? पिताजी, मैंने 10 दिनों तक कड़ी मेहनत की, खेतों में खूब काम किया और गाय का भी बहुत ख्याल रखा। देखिए, परिणाम स्वरूप गाय भी सोने की हो गई है। अब बस आप जिम्मेदारी मुझे सौंप दीजिए। महेश ने अपनी बात पूरी ही की थी कि तभी वहाँ कमलेश भी अपनी गाय लेकर आ जाता है, जिसे देखकर हरीश उससे कहता है, आओ कमलेश, अब तुम बताओ क्या स्थिति है? पिताजी, स्थिति तो बहुत बढ़िया है। खेत लहला रहे हैं। पिछले 10 दिनों में मैंने इतना काम किया
कि मेरी गाय सोने की हो गई। अब आप भी बिना देरी किए शर्त के हिसाब से जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए। इन्हीं बातों के बीच वहाँ दिनेश भी आ जाता है, लेकिन उसकी गाय अभी भी सफेद थी। वो हरीश के पास आकर उससे कहता है, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। मैंने खेतों में बहुत मेहनत की और गाय का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा, लेकिन ये सोने की नहीं हो सकी। शायद कोई कमी रह गई होगी। लेकिन ये कुछ पैसे हैं जो मैंने इस गाय का दूध बेचकर कमाए हैं। ये देखते हुए दिनेश ने अपने पिता को पैसे देने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, जिस पर दिनेश ने वो पैसे लेते हुए उससे कहा, बधाई हो, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए हो दिनेश। आज से मैं यह जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। हरीश की बात सुनकर कमलेश और महेश बहुत हैरान हुए और उन्होंने हरीश से कहा, पिताजी, आपने तो कहा था कि जिसकी भी गाय सोने की होगी उसे ही जिम्मेदारी दी जाएगी, और दिनेश की गाय तो अब भी पहले की तरह ही है। फिर आप उसे जिम्मेदारी कैसे दे सकते हैं? हाँ पिताजी, बताइए, आप अपनी ही बात के विरुद्ध फैसला कैसे ले सकते हैं? जब दिनेश की गाय सोने की हुई ही नहीं तो उसे कैसे जिम्मेदारी मिल सकती है? कमलेश और महेश की बात का जवाब देते हुए हरीश ने कहा, अरे ना तो यह कोई जादुई गाय है और ना ही ये सोने की हो सकती है। यह तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए बोली गई एक बात थी। मैं यह जानना चाहता था कि तुम में से मेहनती और ईमानदार कौन है, जिसका उत्तर मुझे मिल चुका है। मैंने खेतों में आकर तुम्हें देखा था। तुम दोनों खेतों में आराम करते रहे, लेकिन दिनेश ने 10 दिनों तक खेतों में कड़ी मेहनत की, गाय का भी पूरे मन से ख्याल रखा, और तो और गाय का दूध बेचकर पैसे भी कमा लिए। और तुम दोनों ने क्या किया? लालच में आकर गाय को ही रंग दिया। दिनेश को जिम्मेदारी सौंपकर हरीश ने कमलेश और महेश को गाय पर रंग चढ़ाकर उन्हें परेशान करने के लिए दोनों को गाय का बाड़ा संभालने की सजा दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो व्यक्ति फल की इच्छा किए बिना पूरी लगन और ईमानदारी से काम करता है, सफलता उसे ही मिलती है। टिनटिन चिड़िया के बच्चे और बारिश। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? चलो आज मैं आपको एक चिड़िया और उसके बच्चों की कहानी सुनाता हूँ। चुनमुन चिड़िया टिनटिन चिड़िया के पास जाती है और उसके पास बैठकर बोलती है, टिनटिन चिड़िया, अब तो तुम बहुत खुश हो रही होंगी ना, क्योंकि तुम्हारे घोंसले में इतने दिनों बाद अंडे जो आए हैं, मतलब कि तुम माँ जो बनने वाली हो। हाँ बहन, खुशी तो होगी ही। आखिर माँ बनने की खुशी किसे नहीं होती है। और जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े होंगे तो मैं अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाऊंगी। हाँ बिल्कुल, सही बात कही है तूने। बच्चों को अच्छी अच्छी बातें ही सिखानी चाहिए, जिससे उनका जीवन आगे चलकर अच्छा बना रहे। कुछ दिनों बाद टिनटिन चिड़िया के अंडे में से बच्चे निकल आते हैं। मेरे बच्चों, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारी माँ तुम्हें किसी चीज की कमी कभी नहीं होने देगी। टिनटिन चिड़िया अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती है और उसके बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। टिनटिन अपने बच्चों को कहानी सुना रही थी। एक बार की बात है, जंगल का राजा शेर था। उससे सब डरते थे, पर राजा के बच्चे उसकी कोई बात नहीं मानते थे, जिस वजह से उन्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अक्सर राजा उनकी रक्षा करते थे। तभी टिनटिन चिड़िया का बच्चा बोलता है, हम सबको अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए, वरना हम भी खतरे में पड़ जाएंगे। तुम सही कह रहे हो। मैं भी माँ की सारी बातें सुनूंगा, पर माँ, मैं बाकी की कहानी बाद में सुनूंगा। अभी तो मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जिस वजह से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अब तो शाम होने वाली है, मैं तुम्हें खाना कहाँ से ला कर दूं? और घर में रखा हुआ सारा खाना तो मैं तुम्हें पहले ही खिला चुकी हूँ। माँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बहुत भूख लगी है, कहीं से भी खाना ला कर दो। इतना कहकर बच्चा रोने लगा। तभी टिनटिन चिड़िया अपने बड़े बेटे से बोली, बेटा सुनो, तुम्हारे भाई को बहुत भूख लगी है, मुझे उसके लिए खाना लाना होगा। और देखो, मौसम भी बहुत खराब सा लग रहा है, तो तुम कोई भी शैतानी मत करना। चुपचाप आराम से अपने घोंसले में बैठना और किसी के बहकावे में भी मत आना।
माँ, आप चिंता मत करो, आप आराम से खाना लेकर आओ, तब तक हम सब कुछ संभाल लेंगे और कोई शैतानी नहीं करेंगे। टिनटिन खाना लेने उठ जाती है। वो खाना इकट्ठा कर लेती है और उसके बच्चे खराब मौसम को देखकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे, लगता है बहुत तेज बारिश आने वाली है। हमारी मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई। हम तो यहाँ पर घोंसले में ही भीग जाएंगे। हम ऐसा करते हैं कि घोंसले को धकेलकर पत्तों के नीचे कर देते हैं। इससे हम बारिश से बच जाएंगे। तुम सही कह रहे हो भाई, पेड़ पत्तों के नीचे हमारा घोंसला सुरक्षित रहेगा। आओ चलो, हम सब मिलकर घोंसले को धकेलते हैं। सारे बच्चे मिलकर घोंसले को धकेलने लगते हैं। उनके हिलाने डुलाने से घोंसला नीचे गिर जाता है और सारे बच्चे अलग अलग डाल पर जा गिरते हैं और आपस में कहते हैं, ये तुमने क्या किया? हम सबको गिरा दिया। इससे अच्छा तो हम तुम्हारी बात ही नहीं मानते। हम कम से कम सुरक्षित अपने घोंसले में तो रहते। अब इतनी तेज बारिश में हम सब बिना भीगे घोंसले में कैसे रहेंगे? हम सब बीमार पड़ जाएंगे। साथ ही हम सब अलग अलग स्थान पर हैं। माँ ने हमें साथ रहने को कहा था, पर हमारी शैतानी के कारण हमारा घर गिर गया। उधर टिनटिन चिड़िया सोचती है, मेरे बच्चे बहुत शैतान हो गए हैं। पता नहीं इस मौसम में क्या शैतानी कर रहे होंगे। मुझे जल्दी से घर चलना चाहिए। तभी बहुत तेज तेज बारिश आने लगती है और टिनटिन चिड़िया डरते हुए बोलती है, हे भगवान, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मेरे बच्चों की रक्षा करना भगवान। पर मुझे जैसे तैसे करके घर तो चलना ही है। मैं धीरे धीरे उड़कर ही अपने घर चली जाऊंगी। टिनटिन चिड़िया धीरे धीरे उड़ने लगती है। उधर तेज बारिश होने के कारण अलग अलग डाली पर बैठे बच्चे डर के मारे शोर मचाने लगते हैं, जिनकी आवाज सुनकर पास ही अपने बिल में लेटा सांप बाहर निकलता है। ये तो चिड़िया के बच्चों की आवाज है। काफी दिनों से स्वादिष्ट भोजन नहीं मिला। चलो कुछ अच्छा खाया जाए। फिर सांप उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अरे वाह, इतने सारे चिड़िया के बच्चे, और ये खुद ही चिल्ला चिल्ला कर मुझे दावत पर बुला रहे हैं। चलो जल्दी से अपना पेट भरा जाए। सांप एक बच्चे की तरफ तेजी से बढ़ता है और बच्चे के पास पहुंच जाता है। माँ, माँ बचाओ, बचाओ मुझे। जैसे ही सांप उसे खाने वाला होता है, तभी टिनटिन चिड़िया अपने बच्चे को पैरों में दबाकर दूसरी जगह ले जाती है। दुष्ट सांप, तू मेरे बच्चों को खाना चाहता था। तुझे अभी सबक सिखाती हूँ, पर पहले मैं अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रख दूँ। हाँ हाँ, जा, चली जा। आज तो तेरे बच्चे की किस्मत अच्छी थी। तू सही समय पर आ गई, पर हमेशा ऐसा होना संभव नहीं है। ये सुनकर टिनटिन चिड़िया उदास हो जाती है, पर फिर भी वो धीरे धीरे अपने बच्चों को उठाकर दूसरे पेड़ पर बैठा देती है। पर तब तक सांप वापस अपने बिल की तरफ चलने लगता है। आज मेरी किस्मत ही खराब थी। अच्छा खासा खाना मिला था, पर उनकी माँ आ गई। अब यहाँ रुककर क्या करूँगा? चलो वापस बिल में चलता हूँ। सांप जैसे ही अपने बिल के अंदर घुसने वाला था, तभी एक चील तेजी से आकर उसे अपने पंजों में उठाकर ले जाती है। ये सब टिनटिन चिड़िया देख लेती है। बुरे काम का बुरा नतीजा। ये सांप मेरे बच्चों को खाना चाहता था, पर खुद ही किसी का भोजन बन गया। फिर टिनटिन चिड़िया अपने बच्चों के पास जाती है और उनसे घोंसले के टूटने की वजह पूछती है। तभी बच्चे सब सच बता देते हैं। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए, और मैंने तुम्हें शैतानी करने से मना किया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और आज मुसीबत में फंस गए। अगर मैं सही समय पर ना आती तो न जाने क्या हो जाता। ये कहकर टिनटिन चिड़िया रोने लगती है। उसके बच्चे उसके गले लग जाते हैं और बच्चे बोलते हैं, माँ, हमें माफ कर देना। हम आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। हमेशा आपकी बात मानेंगे। आप जैसा कहोगे हम लोग वैसा ही करेंगे। बच्चों की ऐसी बातें सुनकर टिनटिन चिड़िया खुश हो जाती है और फिर से उन्हें अपने सीने से लगा लेती है। तो दोस्तों, देखा आपने
जैसे हमारी इस कहानी में टिनटिन चिड़िया के बच्चों ने उसकी बात नहीं मानी और मुसीबत में पड़ गए, ऐसे ही अगर हम भी अपने माता पिता की बात नहीं मानेंगे तो हम भी कष्ट, दुख, दर्द झेलेंगे। तो सब अपने माता पिता की बात मानना और हमेशा उनकी सेवा करना, क्योंकि आपके माता पिता से बड़ा गुरु कोई नहीं हो सकता और वो हमेशा सिर्फ आपका भला ही सोचेंगे और आपको अच्छी और सच्ची राह दिखाएंगे। एक गांव में हरिराम नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। बाकी मछुआरों की तरह उसके पास खुद की कोई नाव भी नहीं थी, इसलिए किराए पर नाव लेनी पड़ती थी। हरिराम जितनी मछलियाँ पकड़ता उसमें से आधी मछलियाँ किराए के तौर पर नाव के मालिक दिनेश को देनी पड़ती। कुछ दिनों से हरिराम के जाल में कोई मछली नहीं आ रही थी, जिस पर दिनेश उससे कहता है, ओ भाई, तुझे मछली पकड़नी नहीं आती तो मेरा समय क्यों व्यर्थ कर रहा है? अब से किराए की शर्त बदल गई है। तू मछली पकड़े या ना पकड़े, मुझे रोज 10 मछली किराए के रूप में देनी होगी, तभी तुझे नाव मिलेगी। लेकिन मालिक, 10 मछलियाँ तो बहुत ज़्यादा है। अरे ज़्यादा है तो खुद की नाव खरीद ले, बड़ा आया। दुखी मन से हरिराम अपने घर आ जाता है, जिसे देखकर उसकी पत्नी रोहिणी उसे कहती है, क्या हुआ, आज आप इतनी जल्दी आ गए? अरे क्या बताओ रोहिणी, नाव के मालिक ने कहा था कि मछलियाँ आए या ना आए, मुझे उसे किराए के रूप में 10 मछलियाँ देनी ही होगी, तभी नाव मिलेगी। मैं मुश्किल से 8-10 मछलियाँ ही पकड़ पाता हूँ, तो उसे 10 मछलियाँ कैसे दे पाऊंगा? अब क्या होगा ये सोचकर ही परेशान हूँ। आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। आप ऐसा कीजिए, मेरे चांदी के कंगन बेच दीजिए और उन पैसों से एक नाव खरीद लीजिए। अरे ये क्या कह रही हो तुम? शादी में बड़े ही अरमानों से तुम्हारे माता पिता ने ये कंगन तुम्हें दिए थे, तो भला मैं इन्हें कैसे बेच सकता हूँ? नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। अच्छा ठीक है, बेचते नहीं हैं, लेकिन गिरवी तो रख सकते हैं ना। और वैसे भी जब हमारी खुद की नाव होगी तो हमें किराए में मछलियाँ नहीं देनी होगी, जिन्हें बेचकर हम पैसे कमा सकते हैं और उन पैसों को जोड़कर हम कंगन वापस ले आएंगे। हाँ, ये फिर भी ठीक है, तुम कहती हो तो ऐसा ही करते हैं। हरिराम कंगन गिरवी रख देता है और एक नाव खरीद लेता है और अपनी नाव में बैठकर मछलियाँ पकड़ने लगता है। क्योंकि अब हरिराम को किराया देने की कोई फिक्र नहीं थी, इसलिए उसका काम में अच्छे से मन लगता है और वो पहले से भी ज़्यादा मछलियाँ पकड़ने लगता है। एक दिन हरिराम के जाल में एक सफ़ेद रंग की चमकदार मछली फंसती है, जिसे देखकर हरिराम हैरानी से कहता है, अरे ये क्या, ऐसी मछली तो मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखी, कितनी सुंदर है ये। हरिराम खुद से यही कह रहा होता है कि तभी एक सफ़ेद रंग की चमकदार बड़ी मछली उसके पास आकर रोते हुए उससे कहती है, छोड़ दो मेरी बेटी को, तुम्हारी बहुत कृपा होगी। अरे ये क्या, तुम तो बोल भी सकती हो। ओ, बोलने वाली मछली। आइए दोस्तों, देखते हैं ये बोलने वाली मछली हरिराम से क्या कहती है। मछुआरे को उस पर दया आ जाती है और वो छोटी मछली को पानी में छोड़ देता है। तभी मछली उससे कहती है, तुमने मेरी बेटी को लौटाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं एक जादुई मछली हूँ। ये कहते हुए मछली उसे एक सुनहरा जाल देती है। ये एक जादुई जाल है, तुम जब भी इसे नदी में फेंकोगे इसमें बहुत सारी मछलियाँ आ जाएंगी, लेकिन याद रहे तुम इसे दिन में सिर्फ 3 बार ही इस्तेमाल कर सकते हो, उससे ज़्यादा किया तो मुसीबत में पड़ जाओगे। ये कहकर जादुई मछली वहाँ से चली जाती है और मछुआरा जाल को 3 बार पानी में डालकर बहुत सारी मछलियाँ पकड़कर घर जाता है, जहाँ वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। ये तो कमाल हो गया, ऐसे तो हम इन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे कमाएंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो, इसमें से हमारे खाने के लिए कुछ मछलियाँ निकाल लो, बाकी की मैं बाजार में जाकर बेच आता हूँ। ऐसे ही कुछ दिनों में हरिराम की सारी गरीबी दूर हो जाती है
और वो गांव का सबसे बड़ा मछली व्यापारी बन जाता है। दिनेश उसकी तरक्की देख बहुत हैरान होता है। एक समय पर इस फटीचर के जाल में 8-10 मछलियां भी नहीं आती थी, फिर इतनी जल्दी गांव का सबसे बड़ा मछली व्यापारी कैसे बन गया? पता लगाना पड़ेगा। दिनेश हरीराम की हर हरकत पर नजर रखने लगता है। एक दिन हरीराम अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है। तभी दिनेश खिड़की से कान लगाकर सारी बातें सुन लेता है। रोहिणी, देखो तो जरा, मैं शहर से तुम्हारे लिए ढेर सारी मिठाइयाँ और साड़ियाँ लाया हूँ। भला हो उस जादुई मछली का जिसने हमें ये जादुई सुनहरा जाल दिया। हाँ भाग्यवान, कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ओहो, तो ये बात है, यानी सारा कमाल इस जादुई जाल का है। इसे तो किसी भी हाल में हासिल करना होगा। ये कहकर दिनेश वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हरीराम रोज की तरह अपना जाल लेकर मछलियाँ पकड़ने नदी की तरफ जाता है। तभी रास्ते में उसे रोता हुआ एक आदमी मिलता है, जो हरीराम से कहता है, मेरी मदद करो, नदी में मेरा बेटा डूब रहा है, मुझे तैरना नहीं आता, वो मर जाएगा। अरे अरे, ऐसा मत कहो, चलो मुझे बताओ, कहाँ डूब रहा है तुम्हारा बेटा? ये कहकर हरीराम उस आदमी के साथ नदी के किनारे पर जाता है। इसी जगह डूब रहा था, अब तो ऊपर भी नजर नहीं आ रहा, ना जाने कहाँ गया होगा मेरा बच्चा। ये कहकर वो आदमी रोने लगता है, जिसे देखकर हरीराम अपना सामान वहीं रखकर नदी में गोता लगा देता है। और नदी में काफ़ी देर बाद जब उसे कोई नहीं मिलता, तो वो वहाँ नदी से बाहर आता है और देखता है कि वो आदमी वहाँ नहीं है और उसका सामान, जिसमें जादुई जाल भी था, वो भी वहाँ नहीं है। हरीराम समझ जाता है कि उस आदमी ने उसका सामान चुरा लिया, लेकिन हरीराम करता भी क्या। थोड़ी देर में इधर उधर उस आदमी को ढूंढने के बाद वो मायूस होकर अपने घर चला जाता है। दरअसल ये सब दिनेश की चाल थी। उसी ने उस आदमी को भेजकर जाल को चोरी करवाया था। ये तो हरीराम के साथ बहुत बुरा हुआ। अब क्या होगा आगे? क्या हरीराम को अपना जादुई जाल वापस मिलेगा? आइए देखते हैं। ये लो तुम्हारे पैसे, और ये सामान मुझे दे दो, लाओ लाओ। दिनेश उस जाल को लेकर नदी पर जाता है और उसे नदी में फेंकता है, जिससे उसमें काफ़ी सारी मछलियाँ फंसती है। अरे वाह वाह वाह, मज़ा आ गया, इतनी मछलियाँ तो मुझे एक दिन में कभी नहीं मिली। ये कहकर दिनेश जाल को फिर पानी में फेंकता है और बहुत सारी मछलियाँ निकालता है। दिनेश ने जाल को 3 बार पानी में फेंककर काफ़ी मछलियाँ निकाल ली, लेकिन उसका लालच बढ़ता ही जा रहा था। उसने फिर से पानी में जाल को फेंका, लेकिन इस बार जाल बहुत भारी हो गया था। अरे वाह 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 वाह, जाल में तो लग रहा है बहुत बड़ी मछली फंसी है इस बार। ये कहकर दिनेश जोर लगाता हुआ जाल को खींचता है और जैसे ही जाल किनारे तक लाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जाल में इस बार मछलियाँ नहीं, बल्कि बड़े बड़े मगरमच्छ और सांप थे, जो जाल से निकलकर दिनेश को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगे थे। दिनेश वहाँ से भागने लगता है कि तभी एक मगरमच्छ उसके पैर को अपने मुंह में भर लेता है। मगरमच्छ के जबड़े में आते ही उसका पैर उसके शरीर से अलग हो जाता है। तभी वहाँ हरीराम आ जाता है और दिनेश उसे देखकर उससे कहता है, अरे मुझे माफ कर दो हरीराम, मैं लालच में अंधा हो गया था और षड्यंत्र करके तुमसे तुम्हारा जादुई जाल चुराया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे बचा लो वरना ये जानवर मुझे मार डालेंगे। हरीराम को दिनेश पर दया आ जाती है और वो नदी की ओर भागता है और नदी के किनारे जाकर जादुई मछली को आवाज़ लगाता है, जादुई मछली, जादुई मछली, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। उसके ऐसा कहते ही जादुई मछली किनारे पर आकर कहती है, तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है हरीराम, मैं सब जानती हूँ। जादुई मछली ये कहकर एक इशारा करती है और मगरमच्छ और सांप वहाँ से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद जादुई मछली वहाँ से चली जाती है
और हरिराम को अपना सुनहरा जादुई जाल वापस मिल जाता है। वहीं दिनेश को अपनी लालच की कीमत अपना एक पैर गंवाकर चुकानी पड़ती है। तो दोस्तों, देखा आपने, किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हमेशा बुरे अंजाम तक ही ले जाता है। इसीलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हर चीज को जरूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल करना चाहिए। दीनापुर गांव में एक हरिया नाम का लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था और लकड़ियां काटकर अपना घर खर्च चलाता था। वो इतना गरीब था कि उन्हें 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती थी। एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, जंगल में अब लकड़ियां काटने के लिए नहीं बची है। मुझे दूसरे जंगल में जाके लकड़ियां लानी होगी। मुझे आज वापस आने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए आने में देर हो जाए तो चिंता मत करना। जी ठीक है, घर में जो भी थोड़ा बहुत खाना था वो मैंने आपके सफर के लिए बांध दिया है। याद से खा लेना और अपना ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर हरिया जंगल के लिए निकल पड़ता है। जंगल में काफी दूर जाने के बाद उसे रास्ते में एक घायल घोड़ा दिखता है जो एक गाड़ी से बंधा हुआ था। उसके शरीर पर काफी घाव थे। हरिया दौड़कर उसके पास जाता है। अरे ये क्या, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। हरिया घोड़े की रस्सी खोलकर उसे गाड़ी से अलग करता है और उसे सहलाते हुए कहता है, फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। हरिया इधर उधर देखता है और आसपास के पौधों की कुछ पत्तियों को तोड़कर लाता है और उसे पीसकर कुछ पतली शाखाओं की मदद से पत्तियों का लेप घोड़े के जख्मों पर लगाकर बांध देता है, जिससे घोड़े को थोड़ी राहत मिलती है। फिर वो जाकर घोड़े के लिए कुछ चारा लाता है और घोड़े को खिलाता है। उसकी ये उदारता देखकर घोड़ा खुश हो जाता है और उससे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। अरे ये क्या, तुम तो बोल भी सकते हो। ये कैसे संभव हो सकता है भला? ओहो, बोलने वाला घोड़ा, ये तो कमाल हो गया। आइए दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है। संभव हो सकता है क्योंकि मैं एक जादुई घोड़ा हूँ और मेरी खासियत यह है कि जो भी मेरी घोड़ा गाड़ी में बैठकर जिस स्थान का नाम लेगा मैं उसे तुरंत उस जगह पहुँचा दूंगा। क्योंकि तुमने मेरी मदद की है और तुम्हारी वजह से ही मुझे दूसरा जीवन दान मिला है, इसलिए आज से मैं और मेरी घोड़ा गाड़ी तुम्हारे पास ही रहेंगे। हरिया ये सुनकर खुश हो जाता है और खुशी खुशी उस घोड़े को अपने साथ घर ले आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर उसकी पत्नी कहती है, कर भला तो हो भला, ये तो कमाल ही हो गया जी। हम इस घोड़े का खूब ख्याल रखेंगे। अच्छा, मेरे पास एक सुझाव है। बताओ, क्या सुझाव है तुम्हारे पास? अगर हमारे पास घोड़ा गाड़ी है तो क्यों ना आप लकड़ी काटने की बजाय सवारियों को एक गांव से दूसरे गांव ले जाने का काम शुरू करें। इससे लोगों का समय भी बचेगा और आपको अच्छे पैसे भी मिलेंगे, जिससे हम जादुई घोड़े का भी ठीक से ख्याल रख सकेंगे। अरे ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। तुम एकदम ठीक कहती हो, मैं ऐसा ही करूँगा। हरिया ने अपनी पत्नी की बात मानकर घोड़ा गाड़ी की मदद से लोगों को एक गांव से दूसरे गांव ले जाना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में वो बहुत प्रसिद्ध हो गया। गांव के सभी लोग हरिया की जादुई घोड़ा गाड़ी में यात्रा करने लगे और हरिया देखते ही देखते बहुत अमीर हो गया और एक बड़ा सा घर खरीदा। ये हमारा घर है रागिनी, अब से हम यहीं रहेंगे। जादुई घोड़ा गाड़ी ने हमारा जीवन ही बदल दिया। क्या सच में ये हमारा घर है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। सच में जादुई घोड़े का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। जादुई घोड़ा हरिया और रागिनी की बात सुनकर उनसे कहता है, धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए कि आप लोग भले लोग हैं। आपने अपनी तरक्की के लिए भी एक सही रास्ता चुना जिससे लोगों का भी भला हो सके। आपकी जगह अगर कोई और होता तो शायद वो मेरा दुरुपयोग भी कर सकता था। मैं आपको पाकर धन्य हो गया हूँ। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और हरिया की प्रसिद्धि बढ़ती जाती है
अब तो हरिया की बातें राजमहल तक पहुंच चुकी थी। उस राज्य का राजा बहुत लालची था। एक दिन राजा अपने मंत्रियों से चर्चा कर रहा था। तभी एक मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, गांव में एक हरिया नाम का व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हो रहा है। हरिया? कौन है ये हरिया? ऐसा क्या कर दिया है उसने जो प्रसिद्ध हो रहा है? महाराज, उसके पास एक घोड़ा गाड़ी है। अरे, घोड़ा गाड़ी वाला क्यों प्रसिद्ध होने लगा? नहीं महाराज, वह कोई आम घोड़ा गाड़ी नहीं, बल्कि एक जादुई घोड़ा गाड़ी है। जादुई घोड़ा गाड़ी मतलब? महाराज, जादुई घोड़ा गाड़ी, उसमें यात्रा करने में समय नहीं लगता। यहाँ बैठो और बस जहाँ जाना है उस गांव का नाम लो, एक पल में ही वह जादुई घोड़ा गाड़ी वहां पहुंचा देती है। अरे, ये तो सचमुच कमाल ही हो गया। मंत्री, हमें वह जादू घोड़ा गाड़ी किसी भी हाल में चाहिए। जाओ और उससे वह ले आओ। राजा के आदेश अनुसार मंत्री सैनिकों को लेकर हरिया के पास जाते हैं। सैनिकों के साथ मंत्री को अपनी ओर आते देख हरिया खुश हो जाता है और उनसे कहता है, मेरे तो भाग्य खुल गए मंत्री जी जो आप पधारे। बताइए आपको कहाँ जाना है? जाना नहीं है, ले जाना है। तुम्हारी यह जादुई घोड़ा गाड़ी। ये मेरी रोजी है, भला ये मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? जान प्यारी है यह घोड़ा गाड़ी, बात समझ में नहीं आती क्या? महाराज का हुक्म है कि यह घोड़ा गाड़ी उन्हें चाहिए। उतरो इसमें से, वरना हम तुम्हें मार कर भी ये ले जा सकते हैं। अब क्या होगा आगे? क्या राजा के सिपाही हरिया को मार देंगे या फिर हरिया जादुई घोड़े को राजा से बचा पाएगा? आइए जानने के लिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। चाहे तो मार दो, लेकिन मैं अपने प्यारे घोड़े को तुम्हें नहीं दूंगा। मंत्री सैनिकों को इशारा करता है और सैनिक अपनी तलवार निकालकर हरिया को मारने ही वाले होते हैं कि तभी जादुई घोड़ा कहता है, रुकिए, मैं चलूंगा आपके साथ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे दोस्त हरिया को छोड़ना होगा। घोड़े के ये कहते ही मंत्री सैनिकों को रोक देता है। घोड़ा अपनी पलकें झपकाकर हरिया को धैर्य से काम लेने का इशारा करता है, जिसके बाद मंत्री सिपाहियों के साथ जादुई घोड़े को ले जाता है। जब राजा के सामने घोड़े को लाया जाता है तो राजा उसे देखकर बहुत खुश होता है और जादुई घोड़ा गाड़ी पर बैठकर अपने राज्य के हर गांव में जाता है और पल भर में वापस आ जाता है। क्या बात है, यह तो बहुत कमाल की चीज है। मंत्री, इसके लिए बढ़िया अस्तबल का इंतजाम करिए। हम इसकी कल और सवारी करेंगे, और हाँ, 2 सिपाहियों को इसकी निगरानी के लिए भी लगा देना। हरिया मायूस होकर अपने घर आ जाता है। उसे मायूस देखकर उसकी पत्नी उससे कहती है, क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं? और जादुई घोड़ा गाड़ी कहाँ है? हरिया अपनी पत्नी को विस्तार से सारी बात बताता है। हरिया की पत्नी बहुत होशियार थी। वो थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद हरिया से कहती है, मेरे पास एक योजना है। अगर आपने वैसे ही किया जैसा मैं कहती हूँ तो हमें हमारा जादुई घोड़ा जरूर वापस मिलेगा। अरे जल्दी बताओ, मैं अपने प्यारे घोड़े के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ना जाने अभी वह किस हाल में होगा। हरिया की पत्नी उसे सारी योजना समझा देती है। हरिया अपनी पत्नी के कहे अनुसार अगले दिन राजा के पास जाता है और उनसे कहता है, मुझे क्षमा करें महाराज, घोड़े से लगाव बहुत था, इसलिए मैं इसे आपको देना नहीं चाहता था, लेकिन अब मुझे इसके बगैर रहने की आदत हो गई है और मैं यह जान चुका हूँ कि इसकी सही जगह आपके पास है। जब जान ही गए हो तो यहाँ किस लिए आए हो? महाराज, मेरे पास एक योजना है जिससे हम पड़ोसी राजा का सारा खजाना बिना युद्ध के ही पा सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है? महाराज, 2 दिन बाद पड़ोसी राज्य का राजा अपने राज्य से बाहर जाने वाला है। इस बात का आप फायदा उठाकर जादुई घोड़ा गाड़ी से उनके खजाने तक जाकर बिना किसी को पता चले यहाँ उनका खजाना लाया जा सकता है। लेकिन महाराज, ये काम आपको खुद करना होगा, क्योंकि आपने किसी और को यह जादुई घोड़ा गाड़ी दी तो वो खजाना और घोड़ा गाड़ी दोनों को चुरा भी सकता है। सही कहा। सुझाव तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। अब तुम जा सकते हो। महाराज, घोड़ा गाड़ी आपने ले ली, इसलिए मेरी कोई कमाई नहीं हो पा रही है। इस सुझाव के बदले कुछ धन मिल जाता तो। तुम्हारी इतनी हिम्मत
कि हमसे सौदा करो। तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं यही काफी है। अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कि तुम्हारा सर कलम कर दिया जाए। हरिया वहाँ से निकल जाता है और योजना के अनुसार वो अगले दिन एक साधु का भेष बदलकर पड़ोसी राजा से मिलने जाता है। बताइए साधु महाराज, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? मैं मदद मांगने नहीं, तुम्हारी मदद करने आया हूँ राजन। मेरी मदद? कैसे? पड़ोसी राजा कल तुम्हारे खजाने वाले ठिकाने में चोरी करने आएगा। इसी बात से तुम्हें आगाह करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आप जो कह रहे हैं उस पर मैं कैसे यकीन करूँ? कल तक मैं तुम्हारे महल में ही रुकूंगा। अगर मेरी बात गलत साबित हुई तो तुम मेरा सर कलम कर सकते हो। कल वह राजा आएगा, तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना। हरिया की बात सुनकर राजा उसे महल में रुकवा देता है और अगले दिन जैसे ही लालची राजा खजाना चुराने आता है, तभी पड़ोसी राजा के पहले से छुपे हुए सैनिक उसे बंदी बना लेते हैं। तभी पड़ोसी राजा वहां आकर लालची राजा को मार देता है। उसके ऐसा करते ही हरिया पड़ोसी राजा से कहता है, इस लालची राजा ने यहाँ आने के लिए जिस जादुई घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल किया वह इसके मरते ही श्रापित हो गई है। लेकिन तुम चिंता मत करो, इसे मैं देख लूंगा। ये कहकर हरिया जादुई घोड़ा गाड़ी में बैठता है और वहाँ से अपने गांव आ जाता है। गांव के लोग उसे वापस देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसे ही अपने राज्य का नया राजा बनाते हैं। जिसके बाद हरिया अपने गांव वालों के लिए जादुई घोड़ा गाड़ी को मुफ्त कर देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे काम का फल हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, हमें कभी भी अपने फायदे के लिए किसी का बुरा नहीं करना चाहिए।